तो लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंडिया एंड द कोल्ड वॉर के बारे में। और इसका मेजर जो एंगल है वो हमारा कंप्लीट तरीके से कवर हो चुका था। ठीक है। क्वेश्चंस लिखवाए थे क्या मैंने इसके? मुझे एक बार बता दो ज़रा। इस टॉपिक के नियो के लिखवा दिए सारे मैंने, इसके लिखवाए क्या? चलो इसके क्वेश्चन लिख लो सबसे पहले। ठीक है। व्हाट वाज इंडियाज रिस्पॉन्स टू कोल्ड वॉर? ठीक है। व्हाट वाज इंडियाज रिस्पॉन्स टू कोल्ड वॉर, या फिर सबसे पहले तो ये लिख लो। नहीं नहीं, चलो ठीक है, ये लिखो। व्हाट वाज इंडियाज रिस्पॉन्स टू कोल्ड वॉर। ठीक है। हम्म, इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये वाला। ठीक है। उसके बाद ये लिख लो, राइट अ नोट ऑन इंडिया एंड द कोल्ड वॉर। ये वाला जो है ना, ये ब्रॉड टॉपिक है, ये 6 मार्कर का क्वेश्चन बन सकता है। राइट अ नोट ऑन इंडिया एंड द कोल्ड वॉर। ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन लिखो, इंडियाज पॉलिसी, इंडियाज पॉलिसी टुवर्ड्स द एक्टर्स ऑफ द कोल्ड वॉर, टुवर्ड्स द एक्टर्स ऑफ द कोल्ड वॉर was neither negative nor passive. India's policy towards the actors of the Cold War was neither negative nor passive. Critically analyze. Critically analyze. क्रिटिकली एनालाइज का मतलब ये है कि आप इसको डिफेंड भी करोगे। ठीक है ना? पता है ना ये चीज़? तो इसका आंसर जो आपको मिलेगा यहाँ पर देखो, इधर से लेकर ये वाले पैराग्राफ से लेकर इसका आंसर यहाँ तक है। ठीक है। ये वाला, ये नॉट एंडिंग द कोल्ड वॉर। ठीक है। उसके बाद देखो, हाउ डिड नैम सर्व्ड इंडियाज इंटरेस्ट। हाउ डिड नैम सर्व्ड इंडियाज इंटरेस्ट। ठीक है। तो नैम ने इंडिया के इंटरेस्ट को सर्व करा एटलीस्ट दो मेजर तरीकों में, फर्स्ट ये रहा, सेकेंड ये रहा। ठीक है। कि कोई भी उसको फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता था, और ये इंडिया के इंटरेस्ट ही से सर्व हुआ है। ठीक है। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन था ना, इसको और करके भी एक और चीज लिख लो यहाँ पर क्वेश्चन में। जैसे मैंने एक जनरल क्वेश्चन दिया ना, व्हाट वाज इंडियाज पॉलिसी टुवर्ड्स एक्टर्स ऑफ द कोल्ड वॉर। ठीक है। इस वाले में लिखा। ये वाला जो था ना, ये जो क्वेश्चन दिया था, व्हाट वाज इंडियाज पॉलिसी टुवर्ड्स एक्टर्स ऑफ द कोल्ड वॉर, है ना? वो कैन मतलब इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज नेगेटिव और पैसिव, ऐसा करके दिया था ना अभी मैंने क्वेश्चन। तो इसमें और करके क्वेश्चन ये भी बन सकता है कशिश, कि पॉलिसी ऑफ नैम, पॉलिसी ऑफ नैम, द पॉलिसी ऑफ नैम कैनॉट बी कॉल्ड एज नेगेटिव और पैसिव। एग्जामिन द पॉलिसी ऑफ नैम कैनॉट बी कॉल्ड एज नेगेटिव और पैसिव। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। इसको ऐसे बना देना, इंडियाज पॉलिसी ऑफ नैम, इंडियाज पॉलिसी ऑफ नैम कैनॉट बी कॉल्ड एज नेगेटिव और पैसिव। इंडिया की पॉलिसी नैम, क्योंकि बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया से रिलेटेड। ठीक है। बिल्कुल लास्ट टॉपिक जो हमारा डिस्कशन करने को रह गया आज की क्लास में, वो ये है कि पहले आप क्वेश्चन लिख लो वैसे इसका। ठीक है। व्हाट आर द क्रिटिसिजम्स ऑफ इंडियाज पॉलिसी ऑफ नैम। ठीक है। व्हाट आर द क्रिटिसिजम्स ऑफ इंडियाज पॉलिसी ऑफ नैम। एक चीज याद रखना, क्रिटिसिजम्स के अंदर वैसे तो जब स्पेसिफिक क्रिटिसिज्म वर्ड आएगा तो वो पेज नंबर 12 के ऊपर जाकर ये क्रिटिसिज्म लिखने हैं आपको। इस एक का नाम होता है कशिश, ये देखो और समक्ष, अनप्रिंसिपल्ड। दूसरे का नाम होता है इनकंसिस्टेंट और कॉन्ट्राडिक्टरी पोस्चर्स। ये दो क्रिटिसिजम्स के नाम है। ठीक है। पेज नंबर 12 पे दे रखे हैं। लेकिन जब अगर ये क्वेश्चन बड़े मार्क्स में आए ना, तो आप ये भी क्रिटिसिज्म ऐड कर सकते हो जो हमने पढ़ा था। ये भी तो क्रिटिसिज्म है ना, पॉलिसी ऑफ स्टेइंग आउट ऑफ नैम, वो करके जो हमने पढ़ा था, कि आइसोलेशनिज्म और न्यूट्रलिटी। ठीक है। ये क्वेश्चन वैसे ऐसा आता है कि द पॉलिसी ऑफ स्टेइंग आउट ऑफ अलाइंसेस कैन बी कॉल्ड एज आइसोलेशन में न्यूट्रलिटी क्रिटिकली एनालाइज। लेकिन अगर सिर्फ ये क्वेश्चन है ना, कि अगर वो क्रिस्टल क्लियर वे में दे दे कि इंडियाज पॉलिसी ऑफ नैम वॉज क्रिटिसाइज ऑन अ नंबर ऑफ ग्राउंड्स, तो इसको लिखना फिर सिर्फ अनप्रिंसिपल्ड और इनकंसिस्टेंट और कॉन्ट्राडिक्टरी पोस्चर। आई होप आप समझ पाए होगे। अगर नहीं समझ पाए होगे, मैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से थोड़े टाइम में दिखा दूंगा मैं आपको। लेकिन यहाँ पर हेडलाइन हमें पर्टिकुलरली शो कर रही है पेज नंबर 12 के ऊपर। ठीक है। कि इंडिया की पॉलिसी जो थी नैम की, वो क्रिटिसाइज करी गई है नंबर ऑफ ग्राउंड्स पे।
ये याद रखना, डिफरेंस पता है क्या है यहाँ पर? देखो मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि आपको यार सेम सा लग रहा है, कंफ्यूजन हो रही है। यार देखो यहाँ पर ना इंडिया की पॉलिसी जो नैम को लेकर है उसको क्रिटिसाइज करा के है। जो ऊपर वाले आइसोलेशनिज्म और न्यूट्रलिटी जो था ना, वहां पर नैम एज अ जनरल पॉलिसी को क्रिटिसाइज करा गया कि पूरे के पूरे नैम के क्रिटिसिज्म क्या है। यहाँ पर इंडिया की पॉलिसी, इंडिया स्पेसिफिक नैम की पॉलिसी को क्रिटिसाइज करा गया दो ग्राउंड्स पे। ये डिफरेंस है क्वेश्चन की टोन में, समझ गए? कि पूरी की पूरी नैम के क्रिटिज्म क्या है, और यहाँ पर इंडिया ने जो नैम का अप्रोच अपनाया कि भाई वर्ल्ड को अपनाने देते, तुमने क्यों अपनाया, उसको क्रिटिसाइज करा जा रहा है कि अनप्रिंसिपल्ड बोलकर या फिर कॉन्ट्राडिक्टरी पोस्चर बोल के। तो आज की क्लास में इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये हमें काम आएगा क्योंकि हर जगह पर, ठीक है। तो नैम की पॉलिसी को हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि क्रिटिज्म इसके हैं क्या, और नंबर ऑफ ग्राउंड्स पे। बेसिकली हमारे कोर्स के अंदर नैम के दो क्रिटिज्म मेजरली बताए गए हैं। पहला क्रिटिज्म, नैम को ये बोला गया है, नैम को क्या बोला गया, मतलब कहने का मतलब ये इंडिया की पॉलिसी जो नैम की थी उसको ये बोला गया कि इट वाज अनप्रिंसिपल्ड। तो सबसे पहले मतलब जानते हैं क्रिटिज्म क्या कहता है। देखो क्रिटिज्म ये कहता है कि अपने नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर भारत ने करा क्या, भारत ने एक फर्म स्टैंड नहीं लिया क्रूशियल इंटरनेशनल इश्यूज पर। ये क्रिटिसिज्म है इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का कि ठोस तुमने कदम नहीं लिया किसी भी इंटरनेशनल इशू पर, किसी भी इंटरनेशनल मुद्दे पर, क्रूशियल मुद्दों पर। क्या ऐसा मानते हो उसको आप? ये क्रिटिसिज्म वैलिड है? समझ वैलिड है क्रिटिसिज्म कि इंडिया ने कोई ठोस कदम नहीं लिया, किसी मुद्दों पे नहीं बोला इंडिया? कशिश कल मैंने पढ़ा था, बताओ ये क्या, ये ठोस है? ये देखो बगल में देखो, बिल्कुल इसके लेफ्ट साइड में देखो कॉलम, ये देखो कोरियन वॉर देख लो, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की बात मैंने आपको बताई थी। न्यूट्रल था? नहीं न्यूट्रल नहीं था, न्यूट्रल भी नहीं था, नहीं था न्यूट्रल, भूल गए क्या? न्यूट्रल भी नहीं था और अनप्रिंसिपल्ड भी नहीं था, पैसिव भी इसकी अप्रोच नहीं रही है। इंडिया फर्म था अपने स्टैंड पर। क्यों नहीं था मतलब फर्म था, कैसे कह सकते हैं? कल हमने पढ़ा था कशिश ये वाली चीज़, और समक्ष आपको भी पता है वाली बात, तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के उसके कंटेक्स में, कि इंडिया ना कभी चूका नहीं, उसने कोशिश ये नहीं करी कि मेरे को सुपर पावर को खुश करना है, उनसे डरना है। जब उसको जो चीज़ सही लगी, कशिश याद है कल मैंने बताया था, उसने वो चीज़ आवाज़ उठाई है उसके ऊपर कि वो अच्छा मान जाए या बुरा मान जाए। याद है? ये देखो एक और लाइन देखो यहाँ पर बगल में, कि इंडिया ने एक पॉजिटिव रोल निभाने की कोशिश करी थी कोल्ड वॉर की राइवलरी को सॉफ्ट करने के लिए, भले ही इसे खत्म नहीं कर पाया, समझ गए? लेकिन उसने ये भी कोशिश करी थी कि वो कैसे भी वो और दूसरे जो नैम नेशंस हैं वो अलायंसेस की लाइन को टो ना करे, मतलब यूएस और यूएसएसआर को जाकर वो ज्वाइन ना कर लें। और याद है दूसरे अलायंसेस को भी रोकता था कि तुम इस मिशन में शामिल क्यों नहीं होते, उनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए क्यों उनकी कठपुतली बने घूम रहे हो। कल सारी बातें बताई थी मैंने, ठीक है। दूसरी पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सिर्फ आप दोनों समझ सकते हो क्योंकि आप लोगों को ये वाली चीज पता है। तुम्हें एक चीज पता है ना, मैंने तुम्हें बताई थी, जब 1971 में, मैं दूसरी पॉलिसी को पढ़ाने जा रहा हूं उसकी बात बता रहा हूं, ठीक है। 1971 में याद है इंडिया का वॉर हो गया था जिसको बांग्लादेश वॉर कहते हैं, जिससे बांग्लादेश आजाद हुआ था, पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया था। तो पाकिस्तान ने यह बोला था कि तुमने रेफ्यूजीज को शरण दी अपने देश के अंदर, और तुम्हारी ये मिली भगत है कि तुमने शेख मुजीबुर रहमान को भड़काकर ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया है। तो याद है उसने अलायंस ज्वाइन कर ली थी, ट्रिपल एक्सेस अलायंस, ये अमेरिका के साथ और चाइना के साथ। तो इंडिया ने कि कल को हम पे न्यूक्लियर अटैक ना हो जाए, 20 साल के लिए वो इंडियो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन यूएसएसआर के लिए साइन कर ली थी। और मैंने बताया था ट्रीटी मनु साबित हुई थी कि जैसी ट्रीटी खत्म हुई थी 1991 में, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया था। याद आया ये वाला पॉइंट, पूरा का पूरा कंटेक्स्ट आया? तो सेकंड पॉइंट यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सेकंड क्रिटिसिज्म ये इंडिया के ऊपर ये लगाया जाता है कि इंडिया ना बिन पैंदे के लोटे की तरह एक्ट करता है। इंडिया दोगलेबाज है, इंडिया डबल पोस्चर लेता है, इंडिया इनकंसिस्टेंट है और कॉन्ट्राडिक्टरी पोस्चर लेता है, मतलब दोगलापन करता है। ये क्रिटिसाइजर्स कह रहे हैं इंडिया को, ठीक है, पॉलिसी एक्सपर्ट्स के। क्यों? वो कह रहे हैं कि इंडिया वैसे तो बड़ा दूसरों को बोलता रहता था कि तुम कोई भी अलायंस की लाइन, कोई भी जो सुपर पावर की अलायंस है उसकी लाइन को टो मत करो, कोई भी ग्रुप ज्वाइन मत करो, ना यूएसए को ज्वाइन करो ना यूएसएसआर को ज्वाइन करो। लेकिन खुद उसने जाकर, तो इंडिया दोगलापन कैसे कि दूसरों को तो क्रिटिसाइज करता फिरता था, क्रिटिसाइजर बोलते कि तुमने को ज्वाइन कर लिया, तुम क्यों लाइन टो कर रहे हो, क्यों यूएसए को ज्वाइन कर रहे हो, क्यों यूएसएसआर को ज्वाइन कर रहे हो। लेकिन इंडिया ने खुद ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन कर लिया अगस्त 1971 में यूएसएसआर के साथ, 20 सालों के लिए, भाई छोटे मोटे सालों के लिए भी नहीं, 20 सालों के लिए। क्या भाई यार ये क्या क्या चीज है? तो ये जो है ये पर्टिकुलरली ना आउटसाइड ऑब्जर्वर कहते हैं इंडिया के बारे में कि उसने एक तरीके से वर्चुअली तो ज्वाइन कर ही लिया था, चाहे वॉर्सो पैक्ट को साइन कर नहीं आया था, लेकिन वर्चुअली तो साइन करके आ ही गया है, ज्वाइन तो कर ही लिया है।
कहने का मतलब ये है, अगर तुम इंडिपेंडेंट स्टेटस मेंटेन करके रखते हो तो तुम्हें डर किस बात का था बताओ? पहले ना हम लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं हार्ड टोन में, ठीक है? ऐसा मत सोचना कि हमें इंडिया को क्रिटिसाइज करना है, पहले हमें टोन तो सीखनी पड़ेगी ना। हम लोग एक बारी इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के नजरिए से क्रिटिसाइज करते हैं नैम की पॉलिसी को इंडिया के लिए, ठीक है? सबसे पहला पॉइंट ये था कि नैम ना अनप्रिंसिपल्ड है। कैसे? इंडिया ने जो स्टैंड लिया वो अनप्रिंसिपल्ड है कि अपने नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर इंडिया ना पीछे हट जाता था क्रूशियल इंटरनेशनल इश्यूज पर डिसीजन लेने से, ठीक है? फिर हमने इसे डिफेंड करा, नहीं भाई ऐसा नहीं था, कोरियन वॉर के टाइम पर ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन जो हुआ है इंडिया ने आवाज उठाई है अपनी उसमें, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के टाइम पर इसने आवाज उठाई है, और भी जो वियतनाम वॉर हुए, कॉन्गो वॉर हुए, इंडिया ने आवाज उठाई है। सिर्फ आवाज नहीं उठाई है, इंडिया ने दूसरे नैम नेशंस को भी बोला कि तुम लाइन को टो मत करो, दूसरे इनको ज्वाइन मत करो, आजादी के बाद अपना स्टेटस मेंटेन करके रखो। क्या हो जाएगा दोस्तों? ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाएगी, लेकिन हम मिलकर कम से कम आपस में अगर नैम नेशंस में रहेंगे, नैम ग्रुप में रहेंगे, तो कम से कम इसकी गुलामी तो नहीं सहनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं करना पड़ेगा कि कल को कॉलोनियल पावर से आजाद होकर निकले और फिर से एक तरीके से कॉलोनियल रूल आ गया किसी और फॉर्म में सुपर पावर को ज्वाइन करके, तो बात इसकी माननी पड़ेगी, क्योंकि सुपर पावर को ज्वाइन करने का मतलब है, कशिश समक्ष याद है ना, कि वो इनके नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करेंगे, इनकी टेरिटरी को यूज करेंगे स्पाई करने के लिए, एक दूसरे पर नजर रखने के लिए, और फिर खुलकर इतनी अच्छी तरीके से तुम स्टैंड ले भी नहीं पाओगे, कोई बात बोल भी नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हें पता लगेगा वो हमें इकोनॉमिक हेल्प दे रहे हैं, वेपन्स की हेल्प दे रहे हैं, मिलिट्री की हेल्प दे रहे हैं, तो हम खुलकर कभी सामने बोल ही नहीं सकते। जैसे आपके घर में जो नौकर अगर काम कर रहा हो ना, तो नौकर को यह पता है कि भाई मुझे यहाँ पर पगार मिलती है, तो वो कोई चीज गलत होती हुई देखेगा भी नहीं, कि अगर आपकी कोई चीज गलत है फिर भी वो आपकी तारीफ करेगा। जैसे हिस्ट्री के टाइम पे कशिश कोड पोएट्स करते थे, हरी सेना करता था जैसे तारीफें, समझ रहे हो? तो ये चीज है। तो यहां पर दूसरा पॉइंट ये है कि इंडिया ने दोगलापन के पोस्टर अपनाया। दूसरा ये वही वाली बात है कि दूसरों को तुम बोल रहे हो भाई सिगरेट मत पियो, सिगरेट मत पियो, और छुप छुप के तुम सिगरेट पी रहे हो। कि दूसरों को तुम कह रहे हो कि ज्वाइन मत करो अलायंसेस, अपना स्टेटस मेंटेन रखो। क्या होगा दोस्तों? इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा स्लो हो जाएगी, है ना? कम से कम अपनी बुलंद आवाज में तो रहोगे, अपना स्टेचर तो मेंटेन करके रख सकोगे। इतनी मुश्किल से तो तुमने डी कॉलोनाइजेशन जो पाई है, जो आज़ादी पाई है कॉलोनाइजर से कम तुम उसको अपना मेंटेन तो करके रख सकोगे। बड़ी बड़ी क्रिटिसाइजर्स कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी बातें इंडिया करता हुआ है, लेकिन फिर भी उसने, जब उसकी हालत खराब हुई सॉरी, जब उसको लगा ट्रिपल एक्सिस अलायंस बनी, एक तरफ यूएसए, एक तरफ चाइना, और एक तरफ पाकिस्तान, 1971 के इंडो पाक वॉर के बाद, जिसको बांग्लादेश वॉर भी कहते हैं, तो तुमने बहुत आसानी से साइन कर लिया यूएसएसआर के साथ एक ट्रीटी जिसका नाम था अच्छा, इसका ना पूरा नाम यहाँ पर ऐसे कभी भी मत लिखना, जो हमने शुरू में पढ़ा था ना, इसका पूरा नाम ये होता है, देखो कशिश समक्ष, इसका पूरा नाम ये होता है इंडो सोवियत, सॉरी यार सोवियत ही लिख दिया मैंने, इंडो सोवियत सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन, ये नाम होता है इसका पूरा का पूरा। ये ट्रीटी वैलिड थी 20 सालों के लिए। तो एक बात बताओ, वो ये कह रहे हैं ऑब्जर्वर, आउटसाइड ऑब्जर्वर्स ये कह रहे हैं, क्रिटिसाइजर्स हमें ये कह रहे हैं, यहां पर देखना मैं मार्क कर रहा हूं इसको हाईलाइटर से, आउटसाइड ऑब्जर्वर्स हमें क्रिटिसाइजर्स ये कह रहे हैं कि वर्चुअली तो इंडिया ने ज्वाइन कर ही लिया था ना इस सोवियत अलायंस सिस्टम को, चाहे वैसे ही ना करा था साइन करके, ठीक है? तो इंडिया के गवर्नमेंट का व्यू ये था, अब इंडिया की गवर्नमेंट का व्यू ये था, ठीक है? अब ध्यान से सुनना, हम इसे ना वो करेंगे, अब इसे सपोर्ट करेंगे, हम इसे ना क्रिटिसिज्म को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? देखो, इंडिया की गवर्नमेंट का व्यू था, क्रिटिसिज्म क्या है समझ गए ना आप लोग? क्रिटिसिज्म कि बड़ी बड़ी बातें करते करते दोगलेपन का पोस्टर अपना लिया, दूसरों को मना करता रहता है, खुद जाकर उसके घर में जाकर घुस गया, समझ गए? ये क्रिटिसिज्म है। अब डिफेंड जो हमें इसे करना है, जो मैं डिफेंड की आर्ग्यूमेंट आप लोगों को बताने जा रहा हूं कशिश समक्ष, सेम डिट्टो चीज आपको यूपीएससी और सीबीएसई में लिखकर आनी है, कोई भी अगर स्टेट का एग्जाम हो तो उसके अंदर बिल्कुल सेम चीज लिखकर आनी है दोनों जगह पर। ध्यान से सुनो, इंडिया ये कहता है यार उस टाइम पर वर्ल्ड की सिचुएशन ऐसी थी कि वो हमारे फेवर में नहीं थी। अब याद आया, हमेशा पर्सन एक जैसी पर्सनैलिटी मेंटेन करके नहीं रख सकता। हमने साइकोलॉजी के अंदर पहला टॉपिक पढ़ा था सिचुएशनिज्म, अगर कशिश याद हो, समझ याद हो, कि सिचुएशन के हिसाब से, सर्कमस्टांसेस के हिसाब से पर्सन का या किसी भी चीज का, किसी भी बॉडी का, एंटिटी का, ऑर्गेनाइजेशन का रवैया बदलता है। सिमिलर थी चीज यहां पर अप्लाई करो साइकोलॉजी वाली चीज सिचुएशनिज्म को लेकर। इंडिया ये कहता है उस टाइम पर भाई साहब हमें डिप्लोमेटिक और मिलिट्री हेल्प चाहिए था, ठीक है? जिस चीज में हमारी गलती थी नहीं, हमने अच्छे इंटेंशन से ईस्ट पाकिस्तान के लोगों की मदद करी, लेकिन जब वर्ल्ड की 3 पावर हमारे खिलाफ खड़ी हो रही है तो क्या हमने अपने आप को तहस नहस होते देख सके?
मिलिट्री हेल्प लेना, सपोर्ट लेना कौन सी गलत बात है? हमने तो यूएसए से पंगे नहीं लिए, हमने तो चाइना से पंगे नहीं लिए, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है, तो हमें भी लगा भाई ठीक है हम दूसरी सुपर पावर का सपोर्ट ले लेते हैं इस अलायंस को सप्रेस करने के लिए। जो ट्रिपल एक्सिस अलायंस बनी है, कौन सी ट्रिपल एक्सिस अलायंस बनी है? पाकिस्तान ने यूएसए और चाइना के साथ मिलकर कोशिश ये करी कि इंडिया को रोका जाए और इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया जाए। तो इंडिया इस टाइम पर ये कह रहा है हम लोग भाई साहब मानते हैं कि डिप्लोमेटिकली और मिलिटरीली इतने सक्षम नहीं थे, इतने सेल्फ मेड नहीं थे कि हम इस तीन अलायंस पावर को टैकल कर सके, डिफेंड कर सके, हरा सके। तो अगर हमने यूएसएसआर के साथ ये ट्रीटी साइन कर कर एक सांत्वना ले ली, एक भरोसा ले लिया, एक कॉपरेशन मांग लिया, तो क्या गलत है इस चीज में? बांग्लादेश क्राइसिस के टाइम पर तो ये कहता है कि बांग्लादेश क्राइसिस के टाइम पर जो हमने मिलिट्री और डिप्लोमेटिक सपोर्ट जो यूएसएसआर से लिया, लेकिन इस ट्रीटी ने बिल्कुल भी इंडिया को रोका नहीं कि वो अच्छे रिलेशन मेंटेन कर सके यूएसए या फिर और दूसरे एलीज के साथ। कहने का मतलब ये है, इंडिया ये कह रहा है कि सिचुएशन की नीड थी, सरकमस्टांसेस की डिमांड थी, वर्ल्ड के अंदर एक हमारे खिलाफ वॉइस पैदा हो रही थी, तो उनको शांत करने के लिए हमने दूसरे सुपर पावर का सहारा ले लिया। इसमें गलत क्या है? लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हमने इस ट्रीटी को साइन करा तो हमने फिर यूएसएसआर को अंधाधुंध हर एक एक्शन के अंदर सपोर्ट करा, ऐसा नहीं है। या फिर ऐसा नहीं है कि हमने यूएसए के साथ बिल्कुल रिलेशन तोड़ दिए, ऐसा भी नहीं है कि हम चाइना से नफरत करने लगे, नहीं। इस ट्रीटी को साइन कर कर कैसे भी इस ट्रीटी को साइन करने की वजह से इंडिया के ऊपर कोई भी ऐसी स्टॉपिंग फोर्स नहीं थी जो इंडिया को रोके कि वो अच्छे रिलेशन मेंटेन कर सके, जस्ट बिकॉज उसने यूएसएसआर के साथ ट्रीटी साइन करी है कि वो यूएसए या दूसरी सुपर पावर्स या चाइना या किसी भी एलीज के साथ वो रिश्ते मेंटेन कर सके। इस ट्रीटी ने कोई ऐसी बंदिश नहीं लगाई, इंडिया का इंडिपेंडेंट स्टेटर मेंटेन रहा है। आप ऐसा करके लिखोगे, इंडिया का इंडिपेंडेंट स्टैचर, स्टैचर की स्पेलिंग ये होती है, देख लो कशिश, स्टैचर, इंडिया का इंडिपेंडेंट स्टैचर, STATURE, इंडिया का इंडिपेंडेंट स्टैचर, या फिर स्टैंड करके लिख लो, या फिर पोस्चर भी लिख सकते हो आप, इंटरनेशनल पोस्चर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा इस चीज में। इस ट्रीटी ने कैसे भी करके बंदिश नहीं लगाई। आई होप आपको समझ में आया होगा। इधर का लास्ट क्वेश्चन ये लिख लो जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। कई लोग ना इस पैराग्राफ से जो चीजें है ना इस चैप्टर के अंदर वो पढ़ते ही नहीं है, इसके बाद ना टीचर पढ़ाती है ना कुछ पढ़ाती है, बहुत ही कम मतलब ऐसे होते हैं लोग जो इसको पढ़ के जाए, उनको लगता है चैप्टर खत्म हो गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे बोर्ड में क्वेश्चन बनता है। लास्ट पैराग्राफ, पेज नंबर कौन सा है? ये 13 है, ठीक है। डू यू थिंक नैम इज स्टिल रेलिवेंट टुडे? ये क्वेश्चन लिखो, ये आया था, सेम क्वेश्चन आ चुका है, काफी बार आ चुका है बोर्ड के अंदर। डू यू थिंक नैम इज स्टिल रेलिवेंट टुडे? ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करें इसको। लिख लिया? पेज नंबर 13। हाँ ये क्वेश्चन है, ये मैं तुमसे थोड़ी ना पूछ रहा यार, क्वेश्चन है। डू यू थिंक नैम इज स्टिल रेलिवेंट टुडे? अब हम ये डिस्कस करते हैं कि हमने जो क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला कि नैम डू यू थिंक नैम इज स्टिल रेलिवेंट टुडे, तो देखो सबसे पहले इसका आपको ये लिखना होता है कंटेक्स्ट कि नैम एक स्ट्रेटजी की तरह इवॉल्व हुआ था कोल्ड वॉर के टाइम पे। ये आपको पता ना, मैंने आपको एक चीज़ और भी बताई थी अभी प्रीवियस एक दो क्लासेस पहले, कि नैम शुरू में इकोनॉमिक इश्यूज पे फोकस नहीं करता था, बाद में उसने बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इश्यूज पे फोकस करना स्टार्ट करा। याद है, कोर मैंडेट हो गया था ये, कि जैसे उसकी जब फर्स्ट समिट हुई थी तो इकोनॉमिक इश्यूज वर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन थी हमारी एनसीईआरटी के अंदर, आपको याद होगा, है ना। पहली पहली समिट उसकी नैम की कहाँ हुई थी, जरा मुझे कोई बताएगा? नैम की पहली समिट कहाँ पर? बेलग्रेड। बेलग्रेड कहाँ पर है कशिश? मैं तो जानता नहीं भाई। बेलग्रेड अफ्रीका के अंदर, बताऊं? यूगोस्लाविया। तो नॉन अलाइनमेंट एक स्ट्रैटेजी की तरह इवॉल्व हुई थी कोल्ड वॉर के एरा में, ठीक है। उसके बाद जब, ध्यान से सुनना, जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है 1991 में, तो इसका मतलब कोल्ड वॉर खत्म हो गया, इसका मतलब कोल्ड वॉर खत्म हो गया, है ना। अगर एक सुपर पावर, अगर ये यूएसए है, ठीक है, और दूसरी तरफ यूएसएसआर है, तो और एक का डिसइंटीग्रेशन हो गया, तो कोल्ड वॉर तो दो के बीच में था ना। कभी वॉर जैसा कोई शब्द, जैसे चाहे कोल्ड हो चाहे हॉट हो, वॉर जैसा शब्द कभी एक के साथ तो एग्जिस्ट कर नहीं सकता सोलो। जब एक सुपर पावर खत्म हो गई और यूएसए वर्ल्ड का हेजीमनी बन जाता है, थर्ड चैप्टर तक आते आते हम पढ़ेंगे इस चीज को, और वो बता भी रहा है कि सेकंड चैप्टर में जब आप पढ़ोगे कि यूएसए डिसइंटीग्रेट हो गया, तो इसका मतलब 25 दिसंबर
1991 तक कोल्ड वॉर टोटल तरीके से खत्म हो गया और यूएसए राइज हुआ एज हेजिमोनिक पावर ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या नैम फिर भी रेलिवेंट रहा? क्या नैम फिर भी रेलिवेंट रहा? क्योंकि नैम तो इमर्ज हुआ था कोल्ड वॉर के अलायंसेस को टैकल करने के लिए कि भाई हमें इनकी लाइन टो नहीं करनी है, इनकी लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करनी है, किसी सुपर पावर को ज्वाइन नहीं करना है, इनके अलायंसेस को ज्वाइन नहीं करना है, ना कि नेटो सीएटो सेंटो को और ना ही वॉर्सो को। ठीक है, तो देखो नॉन अलाइनमेंट दोनों एक इंटरनेशनल मूवमेंट की तरह इमर्ज होकर आया था और ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का कोर मैंडेट भी था। एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, आज भी आपसे अगर किसी भी इंटरव्यू के टाइम पर कोई पूछता है, चाहे यूपीएससी आप दे रहे हो, स्कूल के अंदर वाइवा दे रहे हो, हमेशा एक चीज बोलना आप लोग जिंदगी में आज के बाद, कि इंडिया की जब भी आपसे कोई पूछना कि व्हाट इज इंडिया फॉरेन पॉलिसी, आप बोलना इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है नैम। ये चीज हमेशा अपनी जबान पे याद रखना आज की क्लास के बाद। जब भी आपसे आज भी 2022 में भी कोई ये चीज पूछे, अगर आप इंटरव्यू दो 2025-26 के अंदर यूपीएससी का, एमपीपीएससी का, किसी भी चीज का, आप बोलना इंडिया की फॉरेन पॉलिसी सर जी और मैडम जी नैम है। वो कहेंगे मतलब, बोलना मैम आज भी इंडिया ऐसे इंटरनेशनल स्टैंड लेता है क्रूशियल इश्यूज पे कि वो किसी को ज्वाइन नहीं करता है, किसी की अलायंसेस को, किसी के फेवर में नहीं बोलता है। इंडिया अपना इंडिपेंडेंट स्टेटस, स्टैचर, पोजीशन मेंटेन करके बोलता है। यही तो थी ना नैम की पॉलिसी, बताओ कशिश समक्ष, है ना? तो जो ये इंटरनेशनल मूवमेंट के तौर पर इमर्ज हुई थी, ये इंडिया की पॉलिसी का कोर ऑब्जेक्टिव था और आज भी यही है कोर मैंडेट। ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि जैसे ही कोल्ड वॉर खत्म हुआ, यूएसए से डिसइंटीग्रेट हुआ और यूएसए वर्ल्ड के स्टेज पर एक हेजिमोनिक लीडर के तौर पर इमर्ज होकर आया, तो नैम ने अपनी इफेक्टिवनेस खो दी। नैम वो नहीं रहा जो कि पहले उसको रहना चाहिए था। ठीक है, लेकिन अब हम इसको डिफेंड करेंगे कि डू यू थिंक नैम इज स्टिल रेलेवेंट टुडे? यस। शुरू में तो हमने ये बोल दिया कि कोल्ड वॉर के टाइम पे इमर्ज हुआ था, एक ऑब्जेक्टिव के साथ बना था कि सुपर पावर्स को टैकल करना है, तो हाँ जी उतना रेलेवेंट नहीं रहा। ऐसे इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ब्लेम लगाते हैं, आरोप लगाते हैं, लेकिन नहीं, अब हम इसको कहेंगे नहीं जी, नैम जो है उसके अंदर कुछ कोर वैल्यूज, कुछ ऐसे आइडियाज हैं, एंड्यूरिंग आइडियाज। एंड्यूरिंग आइडियाज याद है? ये शब्द हमने साइकोलॉजी में पढ़ा था, लॉन्ग लास्टिंग बिलीव्स, याद है कशिश? तो नैम के पास कोई ऐसी वैल्यूज और आइडियाज हैं जो आज भी रेलेवेंस होल्ड करके रखती हैं ह्यूमैनिटी के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए। ठीक है, जैसे जो कि नेशंस डीकॉलोनाइज इमर्ज होकर आए, जो कि आपको याद है ना, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जितने भी नेशंस थे जो कि आजाद हुए, वो डीकॉलोनाइज स्टेट की वॉइस को रिप्रेजेंट करता है नैम, नंबर वन, उनकी वॉइस को रिप्रेजेंट करता है। ये दिखाता है कि वो लोग हिस्टोरिकल एफिलिएशन मतलब एक तरीके से है सारे के सारे नैम नेशंस के बीच में, क्योंकि सारे कॉमन रूल के अंदर सफर कर रहे थे, सारे के सारे कॉलोनाइज कंट्रीज थे एक तरीके से, चाहे कोई फ्रांस के रूल के अंदर था या ब्रिटेन के रूल के अंदर था। जैसे ज्यादा से ज्यादा एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज जो थी वो ब्रिटेन के रूल के अंदर थी, तो उनका एक जो जिस टाइम पर ब्रिटेन, फ्रांस या वेस्टर्न कंट्रीज ने जब उन पर कब्जा कर रखा था, तो सिमिलर तरीके से, सिमिलर तरीके के टॉर्चर से, सिमिलर तरीके के रूल के अंडर उनको सफर करना पड़ा है। ठीक है, उसके बाद वो एक पावरफुल फोर्स की तरह साथ में आई, नंबर थ्री। ठीक है, और ये एक वॉइस है पुअर और वेरी स्मॉल कंट्रीज की, जिसके लिए हमने एक चीज पढ़ी थी, एलडीसी की एक वॉइस होता है, नंबर फोर। ठीक है, ये तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है नंबर 1 2 3 4, ये तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, डायमेंशंस बता रहा हूँ नेम की, हम लोग ये कर रहे हैं कि क्या ये आज भी रेलिवेंट होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये पुअर स्मॉल कंट्रीज की वॉइस है। ठीक है, और यहां पर नेम अलाउ ये करता है कि जो भी कंट्रीज नेम की मेंबर बनेगी ना, वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को परस्यू कर सकते हैं, उनको किसी सुपर पावर को खुश करने के लिए उनकी लाइन टो करने की जरूरत नहीं है, नंबर 5। यही तो चीज है ना कशिश, समझ पा रहे हो ना कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नेम की, यही तो इंडिया कहता था ना, क्यों तुम्हें उनको गुलाम बनना है, क्यों उनकी कठपुतली बनना है, क्या तुम इंडिपेंडेंट पोस्टर, इंडिपेंडेंट स्टेटस मेंटेन नहीं करना चाहते? जस्ट बिकॉज तुम्हारी इकोनॉमिक ग्रोथ, तुम्हें फायदा इतना नहीं मिलेगा, तुम्हारे पास पैसे इतने नहीं पहुंचेंगे, तुम्हारी डेवलपमेंट इतनी नहीं हो सकी थी कि क्यों, तो क्या तुम एक ऐसे सुपर पावर के ग्रुप में ज्वाइन कर जाओगे कि अभी अभी जैसे तुम एक कॉलोनियल पावर से आजाद हुए, क्या फिर से वैसे बनना चाहते हो, फिर से गुलाम बनना चाहते हो? गुलामी की बस, इंडिया ही कहता था गुलामी की फॉर्म बदल जाएगी, लेकिन भाई साहब रहोगे तो आप गुलामी। ठीक है, और उसके बाद नैम ने एक तरीके से प्लेटफॉर्म दिया कि किस तरीके से इंटरनेशनल सिस्टम को डेमोक्रेटाइज करा जा सके, कि कैसे भी कर कर अगर ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वॉलेशंस हो रहे हैं अगर कहीं पर भी, तो इंडिया आवाज उठाए, डरे ना सुपर पावर से उनके खिलाफ आवाज उठाने से। और एक तरीके से नैम ने एक अपॉर्चुनिटी दी कि किस तरीके से एक ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड बन सकता है, ताकि जो इनइक्वालिटीज चली आ रही हैं, इनइक्वालिटीज किसके बीच में?
डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में, इनके बीच में जो असमानताएं चली आ रही हैं उसको दूर करा जा सके। क्योंकि नैम के जैसे आइडियाज भी थे ना असमानताओं को दूर करने के लिए, जैसे नियो का आइडिया याद है, ये चीज है। तो आई होप आपको सारी डिस्कशन ये समझ में आई होगी। हाँ, और ये जो एक मैंने आपको एक बात बताई कि डू यू थिंक नैम इज स्टिल रेलिवेंट टुडे, तो उसमें एक चीज़ ऐड करके लिख लेना, यहाँ पर लिख लो कि नैम ने ना अब अपना ये लाइन लिख लो, अब कंक्लूजन हम लोग इसकी लिख लेते हैं, ये मैं आपको लिखवा देता हूँ। ये सब बातें लिखने के बाद आप ये बोलना कि ऑल्दो नैम इमर्ज ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, ये तो शुरू की बात है जो मैं बोल रहा हूँ, अभी जो लिखवाना है वो मैं बता दूंगा। Although NAM emerged during the Cold War era as a challenge to the superpowers, so that newly independent decolonized nation they do not have to join or toe the line of neither superpower or their alliances। ना उनको नेटो सीएटो स्वेंटो को ना कैपिटलिस्ट ब्लॉक को ज्वाइन करना पड़े, ना वॉर्सो पैक्ट को, ना यूएसएसआर के कैंप को ज्वाइन करना पड़े, वो अपना इंडिपेंडेंट स्टेटस वगैरह वो ले सकें। फिर याद है शुरू में हमने क्या पढ़ा कि मतलब इसी टॉपिक में कि जब कोल्ड वॉर खत्म हो गया तो देखने में ऐसा लगता है कि नैम ने अपनी रेलेवेंस होल्ड जो थी उसकी जिस पर्पस के लिए बना था वो खत्म हो गया, लेकिन आप बोल रहे हैं ऐसा नहीं था, नैम इज स्टिल रेलिवेंट टुडे। वो फोकस उसका जो है वो किस किस चीज़ पे चला गया, तो ये लिस्ट बना लो इसकी, ये लो, इन्वायरमेंटल इश्यूज पे फोकस करता है आज के टाइम में नैम, ह्यूमन राइट्स पर फोकस करता है नैम, ह्यूमन राइट्स के इश्यूज बोलना, ठीक है, ह्यूमन राइट्स के इश्यूज पर फोकस करता है नैम, ये मतलब ऐसी आपको लिस्ट बनानी है, ऐसी लिख कराना है 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद विमेन विमेन रिलेटेड इश्यूज पर फोकस करता है नैम, ठीक है। फिर उसके बाद नैम फोकस करता है ग्लोबलाइजेशन पर, नैम फोकस करता है फेयर तरीके से ट्रेड हो, फेयर ट्रेड, नैम फोकस करता है कि कैसे डेवलपिंग नेशंस एंड लीस्ट डेवलप कंट्रीज एलडीसीज के पास टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, ठीक है। बस मोर देन इनफ है, छह टॉपिक्स मोर देन इनफ है, इसको लिख लेना। और जो भी जैसे कोई भी इश्यूज होते हैं ना, मतलब ये मैं क्यों बता पा रहा हूँ, कोई भी जो इश्यूज है ना, बस आप ये लिख देना कि नैम इस पे फोकस करता है। जैसे और बता देता हूँ, ये लो, नैम ये फोकस करता है कि रीजन्स में, जैसे रीजन्स में मतलब जैसे मतलब साउथ एशिया में रीजन्स में आपस में कंट्रीज के बीच में वॉर ना हो, किसी भी तरीके के क्राइसिस ना हो, ठीक है, किसी भी तरीके का बैटल ना हो। नैम फोकस करता है कि कंट्री के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट कह सकते हो, इस चीज़ पे फोकस करता है। नैम ये फोकस करता है कि किस तरीके से एजुकेशन एजुकेशन और स्किल्स प्रमोट हो विद इन द कंट्रीज ऑफ नैम यूथ के अंदर। सारी चीजें आप लिख सकते हो, सारी चीजें जो कि आज के टाइम में आपको लगता है कि कोई भी एक इंटरनेशनल में रेलेवेंट चीजें हैं। समझ गए होगे आई थिंक आप ये चीज, ठीक है। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होने जा रहा है, लेकिन एक बारी बस हमें लुक मारनी है पेज नंबर 10 से, जो कि नैम के फाउंडिंग लीडर्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है ना। बस यही टॉपिक हमारा रह जाएगा, उसके बाद चैप्टर हमारा कंप्लीट तरीके से ऊपर हो जाएगा। फाउंडर फिगर्स ऑफ नैम, सबसे पहले बात करते हैं जोसेफ ब्रोस टीटो के बारे में। क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं देख लेते हैं, कुछ होगा तो बताऊंगा। जोसेफ ब्रोस टीटो, इसका ईयर याद नहीं करना है, जन्म और मृत्यु इसका ईयर ये हमें याद नहीं करना है, बस आपको याद रखना है। देखो इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे ये पहला प्रेसिडेंट था यूगोस्लाविया का, ये सारे के सारे ना अपनी अपनी कंट्रीज के फर्स्ट प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर थे। पता है क्यों? पता है क्यों फर्स्ट क्यों कह रहा हूं? ये सारे के सारे अभी तो डीकॉलोनाइज हुए थे, अभी अभी तो डीकॉलोनाइज हुए थे, समझ में आया? ठीक है यार, ये इंफॉर्मेशन है इस तरीके की अब आ सकती है, थोड़ा सा ना क्यूरियोसिटी के साथ अपना दिमाग लगाओ। मुझे वह बताओ, मैं तो जब इस इंफॉर्मेशन को देख रहा हूं तो मेरी नजरों के सामने तो एक क्वेश्चन बनता हुआ नजर आ रहा है मुझे। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ यूगोस्लाविया, इसने जर्मनी के अगेंस्ट वॉर लड़ा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, ये आइडियोलॉजी से कम्युनिस्ट था इसने, लेकिन फिर भी डिस्टेंस मेंटेन करके रखा था सोवियत यूनियन के साथ, और इसने यूगोस्लाविया जैसी कंट्री का निर्माण करा था। विच लीडर वी आर टॉकिंग अबाउट? नहीं बन सकता क्या? ऐसा क्वेश्चन बताना जरा, सारी हिंट देने के बाद। अब ये लाइन देखो जरा इसकी, ये कम्युनिस्ट था लेकिन फिर भी इसने डिस्टेंस मेंटेन कर रखा यूएसएसआर से। भाई ये क्वेश्चन तो मैं बना दूं अगर मैं बोर्ड का एग्जामिनर हूं तो। और क्यों, पता क्यों बना दूं?
यार बच्चे को मैंने इस बुक के अंदर 2 हिंट दे रखी हैं उसकी क्यूरियोसिटी को जानने के लिए। ये देखो, पूरा का पूरा मैंने आपको बताया था ईस्ट जर्मनी जो था, सॉरी ईस्ट यूरोप जो था, वो यूएसएसआर के कैंप में था। लेकिन यहाँ पर एक कंट्री दिख रही है, ये देखो यूगोस्लाविया, ये ग्रीन है। ग्रीन का मतलब क्या है? थर्ड वर्ल्ड नेशन है, इसका मतलब ये नैम है। ये नैम है, सोच के देखो। और यहाँ पर ये देखो, ये हिंट कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ कम्युनिस्ट, कहाँ गया यार ये? हाँ, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ कम्युनिस्ट, उसने फिर भी डिस्टेंस मेंटेन करके रखा यूएसएसआर के साथ। हो गया कवर। यूगोस्लाविया से था, कम्युनिस्ट था, फिर भी लेकिन यूएसएसआर के कैंप को ज्वाइन नहीं करा, और जर्मनी के अगेंस्ट लड़ा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, और कंट्री बनाई थी यूगोस्लाविया। और ये उसका, याद रखना, फर्स्ट प्रेसिडेंट था यूगोस्लाविया का, फर्स्ट फर्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट नॉट प्राइम मिनिस्टर। बात करते जवाहरलाल नेहरू की, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे ये इंडिया के। इन्होंने एशियन यूनिटी, डीकॉलोनाइजेशन, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, सारी कंट्रीज पीसफुल तरीके से आपस में कोएग्जिस्ट करें और वर्ल्ड में शांति व्यवस्था बनाई जा रखे, सारी कंट्रीज बनाए रखें इसको, इस चीज को बहुत ज्यादा एम्फसाइज करा था, याद रखना। अच्छा, एक चीज आपको याद है, हमने यहाँ पर एक चीज पढ़ी थी, जवाहरलाल नेहरू के बगल में एक चीज देखो, 2 डेट आपको दिखेंगे, ईयर दिखेंगे, एक जगह लिखा हुआ है 1956, एक 1961। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। 1961 के अंदर पहली समिट हुई थी नैम की, फर्स्ट समिट हुई थी नैम की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसके अंदर, हम आप जानते हैं, ठीक है, बेलग्रेड यूगोस्लाविया के अंदर। लेकिन याद है फाउंडिंग मेंबर्स इसमें लिखा हुआ था, उन्होंने पहली मीटिंग करी थी 1956 के अंदर। नैम इसका मतलब देख रहे हैं हम लोग 57, 58, 59, 60, 61। इस मीटिंग के 5 साल बाद आई है नैम, ये दिख रहा है भाई मुझे, ठीक है। ये पता है क्या है, ये आप ना जब इंडिया वाली बुक पे आओगे ना, 4th चैप्टर के अंदर आपको देखिएगा, एक जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ना नैम के फाउंडिंग मेंबर्स की, कि हमें नैम जैसी संस्था बनानी चाहिए, उसको हम लोग एक नाम देते हैं, उस कॉन्फ्रेंस का नाम था, ये देखो, एफ्रो एशियन यूनिटी कॉन्फ्रेंस। एफ्रो एशियन यूनिटी कॉन्फ्रेंस, ये चीज यहीं पर याद कर लेना, यहीं पर। 4th चैप्टर के अंदर भी कोल्ड वॉर है, इंडिया वाली बुक के अंदर, उधर भी कोल्ड वॉर का टॉपिक गिवन है, 5 फाउंडिंग मेंबर्स, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, फिर से आएगा ये वाली चीज वहां पर, ठीक है, समझ गए। आगे उसके बाद बात करते हैं गमल अब्दुल नासिर की। ये फर्स्ट प्रेसिडेंट था इजिप्ट का, इजिप्ट को रूल करा इसने। इसने अरब नेशनलिज्म के लिए बहुत ज्यादा काम करा, सोशलिस्ट था, एंटी इंपीरियल था, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का था, लेकिन फिर भी इंपीरियल नेशंस के खिलाफ आवाज उठाता था कि कब्जा नहीं करना चाहिए। इसने जो इजिप्ट का था, इजिप्ट के पास एक कैनाल है, आपने यूपीएससी में पढ़ा होगा और आपको भी पता ही होगा, समझ, स्विस कैनाल। स्विस कैनाल को इसने नेशनलाइज कर दिया था, कहने का मतलब है अपनी गवर्नमेंट के अंडर ले लिया था इसने स्विस कैनाल को। स्विस कैनाल आपको पता है इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए समुद्र का एक बहुत बढ़िया रास्ता है, लेकिन इसने उसको कब्जा कर रखा था। आज भी इजिप्ट के पास ही स्विस कैनाल, और इसकी वजह से कन्फ्लिक्ट हो गया था। अरब इजराइल वॉर चल रही थी एक पूरी की पूरी, मतलब अरब इजराइल वॉर नहीं, सॉरी 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 कह रहा हूँ ये अरब इजराइल वॉर कह रहा हूँ, सॉरी, वो चला था, इजिप्ट की वॉर चली थी दूसरे अरब नेशंस के साथ स्विस कैनाल को लेकर। स्विस कन्फ्लिक्ट कहते हैं उसको, स्विस कैनाल क्राइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको 1956 को? स्विस कैनाल क्राइसिस। एंड माइंड यू 2014 का यूपीएससी का जीएस पेपर 1 के अंदर क्वेश्चन, व्हाट वाज स्विस कैनाल क्राइसिस ऑफ 1956। सारी चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूँ ह्यूमैनिटीज से आती है यूपीएससी में, सारी की सारी चीजें। बंदा एक बार क्यूरियोसिटी डेवलप कर ले, एक बार, उसका सारा काम हो जाता है। मैं 9th के बैच को ना, 9th के बैच को आजकल मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ। पहला चैप्टर उसका जो केमिस्ट्री का है ना, फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का, उसके अंदर एक वर्ड दे रखा है। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, आउट ऑफ द कंटेक्स्ट एक बात बता रहा हूँ, छोटी सी बात है, सुन लो 1 मिनट के लिए। हम क्या जानते हैं कि कितने तरह के मैटर होते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस, यही जानते हैं ना? कशिश गलत तो नहीं बोल रहा? सॉलिड, लिक्विड, गैस। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि 2 तरह के और भी मैटर आ चुके हैं। पता है क्या नाम है उसका? 4th का नाम है प्लाज्मा, सॉलिड, लिक्विड, गैस के अलावा प्लाज्मा, और एक और है उसके अलावा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्या नाम है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये सुभाष चंद्र बोस नहीं, एक दूसरे बोस थे, और एल्बर्ट आइंस्टाइन, इन्होंने मिलकर, इंडियन साइंटिस्ट और उसने मिलकर एक 5th मैटर का निर्माण करा था, लोगों को यही नहीं पता। एंड
ये चीज 9th क्लास की एनसीईआरटी के केमिस्ट्री के चैप्टर के अंदर है, एंड में जाकर बॉक्स में दे रखा है कि दोस्तों, मतलब उसके अंदर जैसे 9th क्लास के अंदर ऐसी बातें कर रखी है कि दोस्तों बचपन से आप सुनते होंगे कि सॉलिड लिक्विड गैस 3 तरह के मैटर होते हैं, चौथे तरीके का नाम है प्लाज्मा और 5th तरीके का फाउंड हुआ है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। और पता है मजाक की बात, 2018 के अंदर ना, 2018 के अंदर यूपीएससी के मेंस का क्वेश्चन था जीएस पेपर 3 के अंदर, साइंस एंड टेक से कनेक्ट करके पूछा था उसने। ये कर रहा है यूपीएससी, वो जा ही नहीं रहा किताबों की तरफ, करंट अफेयर की तरफ, लेकिन लोगों को शर्म आती है। हम एनसीईआरटी को उठाए, शर्माते रहो भाई, कभी क्लियर नहीं होगा सपना तुम्हारा। एक क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो कशिश, 15 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 15 नंबर का क्वेश्चन था, सिर्फ कोई इसको करा था 9th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ के इसको लिखा था, वो आईआरएस या आईएएस की लिस्ट में आ जाता। और मैं ये सब यूपीएससी की बातें यहां क्यों कर रहा हूं, सारी चीजें कनेक्टेड है भाई, सारी जो कितने सारे टॉपिक्स है कशिश समक्ष आपको बताया मैंने कि जो चीज़ यहाँ लिखनी है वही आपको यूपीएससी में लिखनी है, सेम क्वेश्चन वहाँ पर भी आ चुका है, यहाँ पर भी आ चुका है। ठीक है, वापस आते हैं टॉपिक की तरफ, समझ में आ गया होगा आपको। सुकर्नो फर्स्ट प्रेसिडेंट था इंडोनेशिया का, फर्स्ट प्रेसिडेंट था इंडोनेशिया का। इसने फ्रीडम स्ट्रगल जैसे इंडिया के अंदर हुई थी, इनकी कंट्री में भी हुई थी। इसने सोशलिज्म और एंटी इंपीरियलिज्म के खिलाफ आवाज उठाई थी, जैसे कि ऊपर देख रहे हो गमल अब्दुल नासिर ने उठाई है आवाज। ठीक है, और इसने इसने ये जो एफ्रो एशियन यूनिटी है ना, मैंने अभी आपको क्या बताया एफ्रो एशियन यूनिटी क्या है कशिश समक्ष, एफ्रो एशियन यूनिटी क्या है, नैम की फॉर्मेशन होने से पहले कॉन्फ्रेंस का नाम है ये, अभी बताया ना मैंने आपको, एफ्रो एशियन यूनिटी कॉन्फ्रेंस। इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बंदंग कॉन्फ्रेंस। मिल गया फैक्ट, देखो हम लोग बॉक्स छोड़ने वाले थे कि बॉक्स नहीं पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, पढ़वा रहे हैं कि आपको स्कूल में बॉक्स या कहीं पर भी, बताओ। ये चीज है बंदर कॉन्फ्रेंस। और ये पता है क्यों बता रहा हूँ, 4th चैप्टर जो है, अगेन मैं बोल रहा हूँ इंडिया वाली बुक जो आएगी, जो इंदिरा गांधी वाली बुक है, जो इंडिया वाली बुक है आपकी पॉलिटिकल साइंस की दूसरी, उसके अंदर ये सब चीजें दे रखी है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब कोल्ड वॉर डिस्कस कर रहे हैं, नैम के लीडर्स को यहीं डिस्कस कर रहे हैं, तो यहीं कवर ना कर रहे हैं ये सब चीजें यार, वहाँ मेहनत बचेगी, क्योंकि वो 4th चैप्टर किसी और चीज के बारे में है। वो जानबूझ के बीच में एक नॉनसेंस टॉपिक ले आता है, कोल्ड वॉर, ये फिर से ये फाउंडिंग फादर्स, बंदर कॉन्फ्रेंस, एफ्रो एशियन यूनिटी। सिर्फ वो बंदर कॉन्फ्रेंस और एफ्रो एशियन यूनिटी को याद करने के लिए समक्ष और कशिश हमें वो चैप्टर पढ़ना पड़ता है। सोचो जरा, क्यों करें वो मेहनत, क्यों करें। ठीक है, और इसने ना मिलिट्री कूप को ओवरथ्रो करा था, सॉरी मिलिट्री मतलब क्या कहते हैं ओवरथ्रो करा था, इसको ओवरथ्रो करा गया था मिलिट्री कूप के अंदर, मतलब मिलिट्री ने पावर हत्या ली थी और इसको प्रेसिडेंटशिप से हटा दिया गया था, मतलब मिलिट्री वहां पर हावी हो गई थी इंडोनेशिया के अंदर, मिलिट्री वालों ने सत्ता अपना ली थी, जैसे पाकिस्तान में चलता रहता है बार बार कि डेमोक्रेसी आई, फिर मिलिट्री वाले आ जाते हैं, फिर मिलिट्री को हटा के फिर से इलेक्शंस वगैरह हुए। तो ये प्रॉपर ना डेमोक्रेटिक इलेक्शन के थ्रू आया था, पहला प्रेसिडेंट बना था, लेकिन मिलिट्री ने इसको हटा दिया। समझ गए, ये कहने का मतलब है। कूप का मतलब होता है, इसको कू कहते हैं वैसे, ठीक है। आपको देखने को मिलेगा मिखेल गर्बाचौफ के खिलाफ ना कूप हो गया था शायद से, अगर आप पढ़ चुके स्कूल में आपको पढ़ाया हो, इसको कू कहते हैं। कू का मतलब होता है तख्ता पलट हो जाना। तख्ता पलट का मतलब होता है कि मेरी नजर थी आपकी कुर्सी पे, मैंने आपको हरा दिया। अच्छा, तख्ता पलट का एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। दोनों ने पद्मावत देखी है, पद्मावत देखिए। अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलाउद्दीन खिलजी को बहाने से बुला लेता है, कारा बहाने से, और उनको मर्डर कर देता है, मर्डर कर देता है। फिर जब वो दिल्ली सल्तनत की दरबार पहुंचता है उनका सर लेकर, देखा ना उनका सर उस पर लगाकर, तो उसको क्या, उस पर एक लाइन होती है कि तख्ता पलट कर दिया उसने। तख्ता पलट मतलब रातों रात सत्ता पलट दी, लीगल तरीके से तो नहीं आया, चालाकी से आया हराकर, या फोर्सफुल तरीके से आया। तो जब भी फोर्सफुल तरीके या चालाकी से जब भी कोई आता है, तख्त मतलब खुद रूलर बन जाता है, उसको कहते हैं तख्ता पलट करना। अब आज के कंटेक्स्ट में ये चीजें कैसे होती है, मेडिवल इंडिया में तो है नहीं, हम लोग तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में बैठे हुए हैं। तो ये चीजें ऐसी होती हैं कि एक डेमोक्रेटिक रूल का एक बंदा है कशिश, ठीक है, वो इलेक्शन के थ्रू आया है समक्ष, उसके बाद मिलिट्री ने उसको हटा के उसका मर्डर करवा के खुद पावर ले ली कि मिलिट्री का कमांडर कह रहा है मैं प्रेसिडेंट बनूंगा देश का। इसकी एग्जांपल है कू का, इसी को कहते हैं कू। समझ गए। और लास्ट है क्वामे नक्रुमा, आए हाय कितना सुंदर। ठीक है, ये पहला प्रेसिडेंट था, प्राइम मिनिस्टर था सॉरी, घाना का। इसने भी फ्रीडम मूवमेंट लॉन्च करी थी, ये भी सोशलिज्म की तरफ अट्रैक्टेड था। इसने अफ्रीकन यूनिटी की बात करी थी कि सभी अफ्रीकन नेशन को साथ में रहना चाहिए। इसने न्यू कॉलोनियलिज्म को, न्यू कॉलोनियलिज्म का मतलब पता है क्या होता है यार, न्यू कॉलोनियलिज्म का मतलब ये होता है कि आज के टाइम में वेस्टर्न नेशंस हमें बाउंड्री वाइज तो नहीं जकड़ रही हैं, लेकिन हमारे घरों में उसने जगह बना रखी है। पेप्सी अमेरिका की हम पी रहे हैं, फायदा पहुंच रहा है अमेरिका को, न्यू कॉलोनियलिज्म। जीन्स हमारे कभी कल्चर का पार्ट है ही नहीं, हम फिर भी पहन रहे हैं, न्यू कॉलोनियलिज्म।
घर के दाल चावल नहीं खाने, पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है। देश देश के अंदर हिंदुस्तानपन है ही नहीं, वेस्टर्न कल्चर। चप्पल भाई बाटा की पहनने में शर्म आती है, कोल्हापुरी चप्पल पहनने में शर्म आती है, जब तक एडिडास नाइकी रिबॉक का साइन ना हो, उसके ऊपर प्यूमा का साइन ना हो। न्यू कॉलोनियलिज्म, यही कहते हैं न्यू कॉलोनियलिज्म, कि कॉलोनियलिज्म नई फॉर्म के अंदर आ गया। वी वांट ब्रांडेड क्लोथ्स, ब्रांडेड खाना, पेप्सी, जो कि हमारे देश का है ही नहीं, और इसको भी हटा दिया गया था मिलिट्री coup के टाइम पर। तो आई थिंक दोस्तों आपको डिस्कशन मजेदार लगी होगी, ठीक है। और नहीं भी लगी हो तो कुछ कर नहीं सकते भाई, सुसाइड कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। इस चैप्टर में फिलहाल इतना ही, ऐसे ही पढ़ते रहो, मस्ती करते रहो, जिसको मस्ती करनी है वो कर सकता है। थैंक यू।